नमस्कार, मैं पलक रघुवंशी और आप देख रहे हैं आयुष्मान, जहां हर एपिसोड में हम लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी, आसान टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह, ताकि आप और आपके परिवार की सेहत एकदम तंदुरुस्त बनी रहे। और आज हमारे साथ है डॉक्टर शंकर तिवारी, बंसल हॉस्पिटल के गैस्ट्रो सर्जन और लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ। डॉक्टर तिवारी, आपका हमारे साथ स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि लीवर और पेट से जुड़ी आम परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है, किन सिम्टम्स पर ध्यान रखना है और आधुनिक इलाज कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर तिवारी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चैनल के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर तिवारी आपसे है कि पाचन तंत्र में होने वाले कैंसर को किस तरह से हमारे समाज में कितनी जागरूकता की जरूरत है और इसको सुधारा कैसे जा सकता है? जी, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे समाज में कैंसर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जितनी जागरूकता आजकल के समय पे होनी चाहिए थी उतनी जागरूकता नहीं है। जैसे कि पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी भी समाज में कैंसर को लेके ये समझा जाता है कि एक लाइलाज बीमारी है, जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कैंसर का इस समय पर इलाज पूरी तरह से उपलब्ध है। चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, कई प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरी जो मेन भ्रांति है वो है सर्जरी को लेकर, कि सर्जरी के बाद मरीज़ की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, वो प्रॉपर अपने पुराने काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी के भी आजकल बहुत एडवांस तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी। ये सब क्या करते हैं कि इनमें बहुत छोटे से कट्स आते हैं शरीर में, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द बहुत कम होता है, उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और अपने काम पे समय पर लौट सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी मैंने देखा है यहाँ पर जो भ्रांति है वो ये है कि मध्य प्रदेश प्रॉपरली या भोपाल में कैंसर, जो बड़े कैंसर्स हैं पाचन तंत्र के, जैसे कि पैंक्रियाज, लीवर, इनका इलाज उपलब्ध नहीं है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे भोपाल में बहुत सारे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और सभी प्रकार के जो पाचन तंत्र से रिलेटेड कैंसर्स हैं उनकी इलाज पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध है। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, अक्सर ये होता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर होता है तब भी मरीजों को ये पता नहीं चल पाता है, तो इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या है और इसको कितना सीरियस लेना ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए? जी, पैंक्रियाटिक कैंसर की खास बात यह है कि इसका कोई प्रॉपर स्पेसिफिक सिम्टम नहीं रहता है। बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, जो कि बार बार पीठ की तरफ भी जाता है, साथ में भूख ना लगना, वज़न कम होना, या नया नया किसी को जॉन्डिस होना या डायबिटीज़ होना, या और किसी तरह का जैसे कि जो मल है वो चिपचिपा होना। इस तरह के बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, जो कि आदमी ये सोचता है कि उसको गैस्ट्राइटिस हो रहा है या कुछ गैस का प्रॉब्लम है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको किसी दूसरे नॉन स्पेसिफिक इलाज लेते रहते हैं गैस वगैरह का, जिसकी वजह से जो पैंक्रियाटिक कैंसर है वो जो अर्ली डायग्नोस हो जाना चाहिए वो बहुत उसको डायग्नोस होने में बहुत देर हो जाती है। तो मेन प्रॉब्लम उसके साथ ये रहती है पैंक्रियाटिक कैंसर में। और डॉक्टर, अगर हम भारत की बात करें तो कितनी तेजी से आखिर पैनक्रियाटिक कैंसर बढ़ रहा है? जी, पैंक्रियाटिक कैंसर को अगर देखा जाए तो पैंक्रियाटिक कैंसर वैसे तो एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी बीमारी है, लेकिन इंडिया में भी आजकल धीरे धीरे, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी हो रहा है, तो इसकी वजह से इंडिया में भी इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और पैंक्रियाटिक कैंसर जो एक्चुअली है वो पैंक्रियाटिक कैंसर भी 3-4 तरह से अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है और अलग अलग एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि पैंक्रियाटिक कैंसर भी बस अब जो ओल्ड एज है उनकी बीमारी नहीं है। यंग पेशेंट्स, यानी कि जो फीमेल रहती हैं, उनमें भी सिस्टिक नियोप्लाज्म जो है वो बहुत कॉमन रहते हैं। दूसरे टाइप के जो कैंसर्स है जैसे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, वो भी बहुत जल्दी प्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया में इसके काफ़ी केसेस हैं और एट द सेम टाइम उनकी जागरूकता जो भारत के समाज में होनी चाहिए वो बहुत कम है इस समय पर। और अगर हम बात करें कि स्मोकिंग हुई या ड्रिंकिंग हुई, सबसे ज़्यादा चलन अब फिलहाल तौर पर इसका देखा जाता है, तो कितना ज़्यादा अफेक्ट ये पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए करता है? जी, रिसर्च के अनुसार अभी तक जितने भी नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं पैंक्रियाटिक कैंसर्स के, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका कॉजेटिव एसोसिएशन है वो स्मोकिंग के साथ ही है। स्मोकिंग इसके रिस्क को 3 से 4 गुना बढ़ा देता है इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन।
जबकि और दूसरी जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि मोटापा है, अल्कोहल स्मोकिंग है, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है और फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि देखा गया है कि जो पैंक्रियाटिक कैंसर है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस भी इसका है। तो अगर किसी के परिवार में अगर किसी के माता पिता को या उनसे पहले किसी जनरेशन में पैंक्रियाटिक कैंसर है तो ऐसे लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और अगर हम आज के मेडिकल साइंस की बात करें तो किस तरह के इलाज फिलहाल उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे मरीज को हेल्प हो सकती है? देखिए, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अभी इस समय पर जो पैंक्रियाटिक कैंसर है और इन पर्टिकुलर दूसरे जो पाचन तंत्र रिलेटेड कैंसर्स हैं जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि पैंक्रियाटिक कैंसर की तुलना में समाज में बहुत ज़्यादा उसका इंसिडेंस है, और बाकी दूसरे कैंसर जैसे स्टमक कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है। तो ये सब कैंसर का जो अभी एडवांसमेंट है उनमें बहुत ही जल्दी पकड़ में आ जाता है। प्रॉपरली अगर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो सीटी स्कैन जो है, सीटी स्कैन अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 सेंटीमीटर का जब ट्यूमर रहता है बहुत इनिशियल स्टेज में, उसको भी पकड़ सकता है। और जो बाकी दूसरे टाइप के जो कैंसर है, जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्टिक नियोप्लाज्म जो है, सिस्टिक नियोप्लाज्म इनिशियली थोड़ा बड़े साइज़ के साथ प्रेजेंट करता है। तो जब हम किसी दूसरी बीमारियों को पकड़ने के लिए जैसे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी कभी कभी ये पकड़ में आ जाता है। बाकी और दूसरी जाँचें हैं भी अवेलेबल हैं, जैसे कि MRI है। MRI भी कभी कभी पर्टिकुलरली किसी सिस्टिक नियोप्लाज्म्स को डायग्नोस करने में हेल्पफुल रहता है। फिर साथ में पेट स्कैन वगैरह भी है, पेट CT स्कैन अगर एडवांस डिजीज़ है या सर्जरी के लिए पेशेंट का हम प्लान कर रहे हैं तो ये देखना है कि कहीं दूसरी जगह और बीमारी तो नहीं फैली हुई है, तो वो देख सकते हैं। फिर इनिशियली कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि अगर हमें बायोप्सी चाहिए पैंक्रियाटिक कैंसर से या ग्रोथ से, तो उसमें हम इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं जिसकी मदद से कैंसर को जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है। जी डॉक्टर तिवारी, ये तो बात हो गई मेडिकल साइंस की। अगर क्या ऐसे कोई लाइफस्टाइल चेंजेस है जिससे पैंक्रियाटिक कैंसर में हेल्प हो सकती है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके बारे में जनता को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक कैंसर के जो अभी जितने भी रिस्क फैक्टर्स मालूम हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, वो स्मोकिंग है। दूसरा वेट है, ओवर वेट। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ही मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर अपन इनको कह सकते हैं कि जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है लाइफस्टाइल में चेंजेस के थ्रू। तो स्मोकिंग बंद करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ओवर वेट जो लोग हैं वो अपना वज़न कम करें, रेगुलर नियमित एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट पर डे 30 मिनट से लेकर 2 घंटे का एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है, तो उसके लिए जल्दी अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करके इलाज करें। फिर जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है फैमिली हिस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर परिवार में आपके किसी परिवार में पहली फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव को अगर पहले पैंक्रियाटिक कैंसर या उससे रिलेटेड कोई कैंसर हो चुका है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, और अगर हम बात करें, अगर किसी स्पेसिफिक इंसान को डाउट है कि या तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। अपना जो सिम्टम्स है उसको प्रॉपरली उनको बताएं कि कब से प्रॉब्लम हो रही है, जो भी है। और इनिशियल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, और सबसे एक छोटा सा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि हर जगह अवेलेबल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लिवर, गॉल ब्लैडर और इनकी बीमारियों के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, जिससे कि मैक्सिमम बीमारियाँ इनकी पता चल जाती हैं। रही बात पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज को थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड में देख पाना मुश्किल रहता है। उसके लिए हम CT स्कैन वगैरह और वो करवा सकते हैं आगे चल के, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास वो बहुत ही एक कारगर और बहुत ही अच्छा एक माध्यम है कि जो इनिशियल स्टेजेस में कुछ चीज़ों को पकड़ सकता है, खास करके लीवर और बिलियरी ट्रैक्ट से जो संबंधित बीमारियाँ रहती हैं उनकी। किसी भी पेशेंट को कितनी बार प्रिवेंटिव चेकअप लेना चाहिए और कितनी बार ये चेकअप कराना चाहिए असल में? जी, ये प्रिवेंटिव चेकअप डिपेंड करता है कि आपके पास रिस्क फैक्टर, आप वो हाई रिस्क जोन में आते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पेशेंट हैं जिनको स्मोकिंग करते हैं, हैवी अल्कोहल लेते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स हैं, और साथ में जिनको फैमिली हिस्ट्री है, उनको एटलीस्ट ईयरली इनको जांच करवानी चाहिए, हर साल में एक बार। बाकी उसके बाद जो नॉर्मल पेशेंट है जिनको ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, वो कभी पेट वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो, पीठ में दर्द हो रहा है, तो कुछ
जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, ये करवा सकते हैं। और ऐसे कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं जिसको बिल्कुल भी किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो जो सिम्टम्स है वो है जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम कहते हैं, पेशाब का पीला आना, आँखों का पीला होना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड रहता है पैंक्रियाज या उसके आसपास होने वाले जो कैंसर रहते हैं उनसे। तो अगर आपको पीलिया हो रहा है तो आयुर्वेदिक लोग अक्सर क्या करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, वो अवॉइड करना है। आयुर्वेदिक दवाई से पीलिया तो ठीक हो सकता है, लेकिन वो पीलिया किस वजह से हुआ है वो चीज़ उस समय पर मिस हो जाती है। इसलिए प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, चाहे अल्ट्रासाउंड के थ्रू या सीटी स्कैन के थ्रू, जिससे उसकी जो पीलिया हुआ है उसकी वजह भी एक्चुअल क्या है वो पता चल सके, तो पहले वो कर सकते हैं। और अगला सवाल डॉक्टर तिवारी मेरा आपसे ये होगा कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और कौन सी जांचें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए? जी, पैंक्रियाटिक कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जांच है वो है सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है वो छोटे से छोटे जो पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड में जो गठान होती है उसको पकड़ सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 सेंटीमीटर तक के उसमें ट्यूमर पकड़ में आ जाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी, अगर जो किसी दूसरे टाइप के ट्यूमर्स हैं जो कि जनरली थोड़ा सा जो एडिनोकार्सिनोमा होता है उसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं, जैसे कि सिस्टिक नियोप्लाज्म जिनको कहते हैं हम, वो अल्ट्रासाउंड में भी कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन हैं जो शुरुआत में की जा सकती हैं। डॉक्टर तिवारी, डायबिटीज से कितना फर्क पड़ता है पैंक्रियाटिक कैंसर पे और कितना % खतरा ये बढ़ा सकता है? जी, जो न्यूली डायग्नोस्ड जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, मतलब कोई रिस्क फैक्टर ना होते हुए, कोई फैमिली हिस्ट्री ना होते हुए भी किसी आदमी को अगर जॉन्डिस हुआ है, डायबिटीज़ हुआ है, तो इस पेशेंट में एक 10 से 20% का खतरा बढ़ जाता है पैंक्रियाटिक कैंसर का। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर ही जो पैंक्रियाटिक कैंसर होता है वही एक डायबिटीज़ की तरह प्रेजेंट करता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और डॉक्टर तिवारी, एक सबसे अहम सवाल ये भी बनता है कि सर्जरी के बाद मरीज की जीवन गुणवत्ता किस तरह की रहती है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि सर्जरी के क्षेत्र में आजकल बहुत ही एडवांसमेंट हो चुके हैं। अभी हमारे पास लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरीज और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के जो शरीर में बहुत छोटा सा चीरा आता है, जिसकी वजह से छोटे चीरे होने का फ़ायदा क्या रहता है कि उसको पोस्ट ऑप जो ड्यूरेशन रहता है उसमें दर्द बहुत कम होता है। दर्द कम होने की वजह से पेशेंट क्या है अर्ली अपने सारी रूटीन एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकता है और उनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। जल्दी डिस्चार्ज करने के बाद जैसे ही 7 से 10 दिन के बाद वुंड हीलिंग हो जाती है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और लगभग 1 महीने के बाद अपने नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, और एक सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपने कई तरह के केसेस देखे होंगे, ऐसा कोई केस पैंक्रियाटिक कैंसर से जुड़ा जो बहुत अलग हो, जिसमें पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिले हों स्टार्टिंग में पर उसको पैंक्रियाटिक कैंसर बाद में हो गया? जी, बहुत सारे ऐसे केसेस, मतलब इसको मैं रेयर नहीं कहूँगा, ये बहुत कॉमन है कि मरीज़ किसी दूसरे चीज़ के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो तब पता चलता है कि उसको पैंक्रियाज में भी कोई गठान है, और इसकी बाद में और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि वो पैंक्रियाज अल्टीमेटली जो गठान थी वो अल्टीमेटली एक कैंसर है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मोस्टली ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर रहता है और जो बहुत दिनों से अपने जो छोटे छोटे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि पेट में दर्द या कभी पीलिया हुआ हो या कुछ और दूसरे सिम्टम्स, इनको इग्नोर करते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली जब वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, तब उनको अल्टीमेटली ये पता चलता है कि यहाँ पे पैंक्रियाज में कोई गठान है या उसका कैंसर है। पैंक्रियाटिक कैंसर को लेकर मेडिकल साइंस ने बहुत उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन पहले और अब में क्या अंतर आया है उसके इलाज को लेकर? जी, पहले ऐसा था कि पैंक्रियाज को एक नो टच ऑर्गन माना जाता था कि अगर पैंक्रियाज में अगर कोई बीमारी है तो उसको टच नहीं करना है और मरीजों को ऐसे ही उन्हीं की स्थिति में छोड़ दिया जाता था। पर अभी मेडिकल साइंस और सर्जिकल दोनों फील्ड में इतने एडवांसेस हो चुके हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर, अगर पहले ये था कि अगर पैंक्रियाटिक कैंसर बड़ा है, मान लीजिए 2 या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर बड़ा हुआ है, वेन या आर्टरी के पास जा रहा है, तो पहले उसको इरेसेक्टिबल मान के छोड़ दिया जाता था कि कुछ नहीं करना है। अभी ऐसा है कि इतनी मेडिसिन भी आ गई हैं जिसको अपन कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वो ट्यूमर को, जो इनिशियली बड़ा ट्यूमर है उसको छोटा कर देती हैं। तो जो पहले जिसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं थी वो
कीमोथेरेपी लेने के बाद ट्यूमर छोटा हो जाता है और सर्जरी के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है। ऐसा देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स में भी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है काफ़ी अच्छी हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है अगर ट्यूमर को पूरी तरह कम्प्लीटली निकाल दिया जाए। तो इस हिसाब से अगर पुराने समय से कंपेयर किया जाए और अभी के समय से तो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है इसके आउटकम में भी और जो जितने भी सर्जिकल और मेडिकल एडवांसेस हैं उसमें भी। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, पैनक्रियाटिक कैंसर को लेकर क्या कोई एज फैक्टर भी है कि एल्डर में ही ज़्यादातर देखा जाता है या बच्चों में या जो युवा पीढ़ी होती है उनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर की खतरा ज़्यादा रहता है? जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये हमारी जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कैंसर्स होते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड, वो कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि इनको ओल्ड एज की बीमारी ही समझा जाता था कि ये सिर्फ ओल्ड एज में ही होते हैं, यानी कि 50 से 60 या 70 वर्ष की आयु में ही होते हैं। परंतु अभी रिसेंट 10 से 20 सालों में ये देखा गया है कि इनका डेमोग्राफी है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे आप कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट्स भी देखते हैं तो ये अभी 30 से 40 या 50 साल की उम्र में भी ये कैंसर होने लगे हैं। मैंने तो यहाँ तक कि 20 साल के पेशेंट में भी ये पैंक्रियाटिक कैंसर देखा है और उसका इलाज किया है। तो अभी ये सोचना कि ये बीमारी सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट्स की है, ये तो कहीं ना कहीं उसमें और इसके डिसएडवांटेज होगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यंग एज है, खास करके फीमेल्स है जो जिनमें सिस्टिक नियोप्लाज्म वगैरह हैं, वो बहुत यंग एज में हो जाते हैं। इसलिए यंग पेशेंट्स को भी इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और समय समय पे अपना अगर कोई सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं तो उनको इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, ये तो बात हो गई इलाज की, लेकिन एक सबसे अहम सवाल ये भी है कि कैसे बचा जा सकता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर हो ही ना। उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कोई भी मरीज या कोई भी इंसान निभा सकता है या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकता है? जी, पैंक्रियाटिक कैंसर से मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह कैसे बचा जा सकता है, पर इसके जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मोस्ट कॉमन इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, जो वेट है, ओवर वेट होना और अल्कोहलिक ये होना। तो इस हिसाब से अगर आप स्मोकिंग को कम करेंगे या स्मोकिंग स्टॉप कर देंगे, वेट रिडक्शन है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, खाने पीने में अपना संतुलन बना के रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पर क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जो अभी तक पता ही नहीं है, ऐसा भी देखा गया है कि जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उनको भी कैंसर होता है। इसलिए इसको मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा अभी कि पूरी तरह से कैसे बचा जा सकता है, पर हाँ, काफ़ी हद तक इस रिस्क को कम किया जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि यंगस्टर्स में भी ज़्यादा देखा जाता है पैनक्रियाटिक कैंसर, क्या जंक फूड आजकल युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा खाती है तो उससे भी इस पर अफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो ओबेसिटी है वो एक प्रमुख कारणों में से एक है। तो जो जंक फूड, जैसा कि बहुत सारी स्टडीज़ के थ्रू पता चला है कि जो जंक फूड्स हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो वेट को बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली जब वेट बढ़ेगा तो वो रिस्क फैक्टर जो कैंसर का है, पैंक्रियाटिक कैंसर, वो बढ़ता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जंक फूड और इन सब से, और ये भी देखा गया है कि जो इंडिया में जो कैंसर का रेट जो बढ़ रहा है उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से काफ़ी यंग जो पॉपुलेशन है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। इसी वजह से हो सकता है कि जो यंग पॉपुलेशन है उसमें ये कैंसर की इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। जेनेटिक भी पैनक्रियाटिक कैंसर ट्रांसफर होता है क्या? जी, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है पैंक्रियाटिक कैंसर का। बहुत सारे जीन्स हैं जिनकी स्टडीज़ में पता चला है कि ये डायरेक्टली पैंक्रियाटिक कैंसर से रिलेटेड रहते हैं। और आजकल ऐसा भी हो गया है कि कुछ जो जीन्स हैं और जो जीन पैनल्स हैं वो डायरेक्टली, अगर कोई पेशेंट हमें पैंक्रियाटिक कैंसर का मिलता है तो उसकी हम जब पैंक्रियाटिक कैंसर का जो पूरा निकालने के बाद उसकी जो बायोप्सी भेजते हैं उसमें जीन एनालिसिस भी कराते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उनमें वो जीन का म्यूटेशन प्रेजेंट है या नहीं, जिससे कि हम उनकी जो नीचे वाली पीढ़ी है उनको अवेयर करा सकें कि आप में ये रिस्क फैक्टर मौजूद है, इसलिए आप पैंक्रियाटिक इसके अलावा क्या लाइफस्टाइल चेंजेस वो कर सकते हैं? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही जो पेशेंट रहते हैं उसका सपोर्ट है। तो फैमिली मेम्बर का खुद अवेयर होना और फिर पेशेंट को उसके बारे में अवेयर करना कि जो पैंक्रियाज की बीमारी है वो इस समय पर उसके बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध है, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो सर्जरी हो, और वो पूरी तरह से क्योरेबल है। तो इस स्थिति में जो बहुत सारे पेशेंट हमने देखे, जैसे कि बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं
या उनको और कोई मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं अपने कैंसर की वजह से, ऐसे पेशेंट्स को एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उनको ये समझाना है कि आपका जो बीमारी है वो पूरी तरह से क्योरेबल है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और उनको मनोबल बढ़ाना जो है, जो परिवार के सदस्य हैं वो मेन अगर वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए। बिल्कुल। और पैनक्रियाटिक कैंसर को लेकर आखिर डर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये सही होगा या नहीं, तो वो डर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे लिटरेचर में एविडेंसेस उपलब्ध हैं। आजकल जनता के पास गूगल है, सब है, तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं सभी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो किसी गैस्ट्रो सर्जन या HPV सर्जन से मिल सकते हैं और उससे काउंसलिंग करवा सकते हैं। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय पर पैंक्रियाटिक कैंसर या किसी भी पाचन तंत्र से रिलेटेड कैंसर के बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं और पेशेंट बहुत अच्छे रिकवर होते हैं उनको, और भविष्य में भी उनको कोई ऑपरेशन के बाद या कैंसर के क्योर के बाद कोई समस्या नहीं रहती है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ अपना स्पेंड कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी, अर्ली साइंस क्या होते हैं कि जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं? जी, अर्ली साइंस में अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि पेट में दर्द जो कि पीठ में जा रहा है, जो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ है जिसका मरीज़ के ऊपर कोई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन नहीं था, या किसी के परिवार में कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, फिर भी उसको डायबिटीज़ हो रहा है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, या बहुत लंबे समय से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस वाला पेशेंट जिसको है और जिसको जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, ऐसे पेशेंट को अपन कह सकते हैं कि ये अर्ली साइंस है। इन पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहने की और अपना रेगुलर फॉलोअप करने की ज़रूरत रहती है पैंक्रियाटिक कैंसर को लेकर। डॉक्टर तिवारी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को पैनक्रियाटिक कैंसर की स्टेजिंग बता सकते हैं कि किस तरह से ये बढ़ता जाता है और किस तरह से इसको क्योर करना चाहिए किसी भी मरीज़ को? जी, दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि चाहे कोई भी कैंसर हो, जिसको चाहे पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी कैंसर हो, अगर वो अर्ली स्टेज में रहता है, यानी कि कैंसर अगर छोटा है, अगर कैंसर छोटा है तो उसको सर्जरी से पूरी तरह से निकाला जा सकता है, यानी कि रेसिडुअल डिजीज़ जो होती है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है और जिसको सर्जरी के द्वारा पूरी तरह से निकाल दिया गया है, ऐसी स्थिति में इसका जो क्योर रेट है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर लेट स्टेज में कैंसर प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि मास काफ़ी बड़ा हो गया है, जो आसपास के दूसरे ऑर्गन्स है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरी वेसल्स है, उनके आसपास चिपक गया है, तब इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक ख्याल रखिए। शुक्रिया आपका।